नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश महरिया क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज हम हमारे राजस्थान पुलिस के सिलेबस के अनुसार बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति, अर्थात हम आज राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, क्योंकि अब हम भाग 5 अर्थात संघ सरकार की बात कर रहे हैं। और संघ सरकार को भी हमने कहा था कि हम मुख्य रूप से 3 टुकड़ों में पढ़ेंगे, जिसकी हम बात करें, पहला कार्यपालिका, नंबर 2 व्यवस्थापिका और नंबर 3 आपने जाना न्यायपालिका। इसके अतिरिक्त अपन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी साथ में पढ़ेंगे। फिर हमने बात की कार्यपालिका, और कार्यपालिका में हमने बात की थी अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका से संबंधित है। और इस अनुच्छेदों के बीच में कार्यपालिका में कौन कौन आती है, तो उनके कौन कौन आते हैं उनके बारे में हमने बात की थी। तो पहला राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी हम कहें तो ये सब कार्यपालिका के अंग हैं। तो आपसे कई बार सीधा सा सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा कार्यपालिका का अंग नहीं है, तो उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो सीधा आइए हम शुरू करते हैं। आज हम राष्ट्रपति के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों देखिए, पहले हम जो राष्ट्रपति के बारे में हमने ट्रिक पढ़ी थी उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो आपके राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद थे उनसे संबंधित जो ट्रिक थी उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो ट्रिक क्या थी, पापी पेट ने क्यों कोई शर्त रखी। ठीक है, देखो पी से हमने बात की थी प्रेसिडेंट, पी से पावर, ई से इलेक्शन, ठीक है, यानी कि निर्वाचन। तो हम बात करें, यह आपका अनुच्छेद 52 हो गया। देखो अभी मैं इनको सबको लिख रहा हूं ऊपर की ओर। अभी मैं आपको बताऊंगा किस किस प्रकार से। ये आपका अनुच्छेद 53 हो गया, ये आपका अनुच्छेद 54 हो गया, ये आपका अनुच्छेद 55 हो गया, ये आपका अनुच्छेद 56 टेन्यूर यानी कि कार्यकाल, और जो आपका प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, टेन्यूर यानी कार्यकाल, और एलिजिबिलिटी यानी कि पुनर्निर्वाचन हम बात करें तो ये आपका अनुच्छेद 57 में है। क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति की योग्यताएं अनुच्छेद 58 में है। इसके बाद में हम बात करें कंडीशंस, तो आपकी राष्ट्रपति की जो कंडीशंस हैं वो है 59 में। ओ से ओथ यानी कि शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में है। और आई से जो आपकी हम बात करें इम्पीचमेंट अर्थात महाभियोग आपका अनुच्छेद 61 में है। और आपका जो है शर्तें अर्थात भारत के राष्ट्रपति का पद जब रिक्त होगा तो उस कंडीशन में यहाँ जो शर्तों का उल्लेख किया गया है कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। दोस्तों समझ रहे हैं? तो हमने टोटल 62 आर्टिकल तक हमने बात कर लिया। और फिर हमने बात किया था अनुच्छेद 72 से हमने बात याद किया था कि ये क्या है, बेहतर। और बेहतर कार्य क्या है राष्ट्रपति का? राष्ट्रपति का बेहतर कार्य यही है कि वो क्षमादान करे। तो यानी कि समाधान की शक्तियों का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 72 में है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस ट्रिक के माध्यम से सभी अनुच्छेद याद हो गए होंगे, लेकिन अनुच्छेदों को सार रूप में हमने समेट तो दिया। ये ट्रिक तब कारगर होगी जब हम इसकी पूरी डिटेल पढ़ लेंगे। दोस्तों तो आइए हम इस ट्रिक के माध्यम से जितने अनुच्छेदों की बात हमने की है उन सभी अनुच्छेदों का विस्तृत विवरण हम पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले आपका अनुच्छेद 52। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 सीधा सा ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस ये सिर्फ इतनी सी बात कहता है। अनुच्छेद 52 कहता है कि सिर्फ अनुच्छेद 52 सीधा कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके अलावा इस अनुच्छेद में और कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसी विशेषता के साथ
कि सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं आपको यहां बता दूं कि संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? तो अगर आपसे पूछा जाए तो संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद अनुच्छेद 52 है दोस्तों। आपको याद रखना, संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद अनुच्छेद 52 ही है, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना ही लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रप्रधान है, राष्ट्र प्रमुख है, देश का प्रथम नागरिक है, तो ये सब चीज़ें भी हम पढ़ते हैं। तो हमें याद रखना है, अगर हमसे पूछे कि अनुच्छेद 52 के अनुसार या अनुच्छेद 52 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 52 में वर्णित है, ऐसा सवाल पूछा जाए तो सीधा सा भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो यहाँ हम नोट डाल के लिखेंगे। और देखो दोस्तों, जहाँ जहाँ मैं आपको इस संविधान के दौरान यदि आपको नोट डलवाता हूँ तो इसका अर्थ ये होगा कि इससे संबंधित जानकारी ये है, लेकिन इस अनुच्छेद में इस जानकारी का वर्णन नहीं किया गया है। आपको मुख्य रूप से यही याद रखना है कि नोट का अर्थ यही होगा कि यह जानकारी इस अनुच्छेद से संबंधित जरूर है, लेकिन इसका वर्णन इस अनुच्छेद में नहीं है। ठीक है, तो मतलब देखो, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रप्रधान होगा, राष्ट्र प्रमुख होगा, संवैधानिक प्रधान होगा, नाम मात्र का संवैधानिक प्रधान होगा, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान भारत का राष्ट्रपति होता है। आप ये भी यहां पर हम कह सकते हैं देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो देश का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इसी के साथ यहां पे मैं आपको इधर लिख देता हूं। देखिए, इसी के साथ एक और पॉइंट आप लिखिए, यानी कि सब देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। तो अब आपके सामने बहुत सारे सवाल यहां से पूछे जाते हैं। आपसे सीधा सा पूछता है कि केंद्र के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो आपको यहां पर विशेष तौर पे ध्यान रखना है राष्ट्रपति, राष्ट्रप्रधान है राष्ट्रपति, राष्ट्र प्रमुख कौन है भारत का? तो भी राष्ट्रपति भारत के, संवैधानिक प्रधान है वर्तमान में, ऐसा सवाल वो पूछ ले तो संवैधानिक प्रधान हमारे हैं जो हमारे वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, जिनके बारे में हम बात करें तो श्री रामनाथ कोविंद वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं। जो हमारे राष्ट्रप्रधान हैं, हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं, तो वो भी हमारे श्री रामनाथ कोविंद साहब हैं, क्योंकि वर्तमान में वही हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। तो यानी कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर विराजमान होगा, उन सभी के लिए ये नाम प्रयोग में लिए जाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से इनको देख लीजिए। कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है, अगर वो व्यक्तिगत रूप से नाम पूछता है तो श्री रामनाथ कोविंद। तो इसी प्रकार जो हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, उन सभी का, जो सरकारी केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, उन सभी का जो कुलाधिपति के रूप में काम करते हैं, तो वे हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखना, ये कुलाधिपतियों के रूप में कुलाधिपति होते जरूर हैं, और इसी के साथ ये क्या करते हैं, उन जो विश्वविद्यालय हैं उनमें कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं। थोड़ा सा यहां समझने का प्रयास करना। कुलपति यानी कि जैसे हम बात करें जो आपके वाइस चांसलर जिसे आप कहते हैं, यानी कि जो मुख्य रूप से जो आपके विश्वविद्यालय का जो पूरा प्रशासन, जो पूरी देखरेख करते हैं, वो कौन होते हैं? कुलपति।
और इसके ऊपर कौन होते हैं? कुलाधिपति। इसी प्रकार यदि राज्य का कोई विश्वविद्यालय है, राज्य सरकार द्वारा जिसकी स्थापना की गई है, यहां केंद्रीय का मतलब यही है कि जिस विश्वविद्यालय की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, तो उसी का कुलाधिपति कौन होगा? राष्ट्रपति। यदि मान लो आप जैसे राजस्थान में यूनिवर्सिटीज हैं, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति कौन होगा? वहां भारत का राष्ट्रपति नहीं होगा, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी राज्य के द्वारा स्थापित की गई है, इसलिए यहां का जो कुलाधिपति होगा वो राज्यपाल होगा। जैसे आप जय नारायण विश्वविद्यालय की बात कर लें, जोधपुर में स्थित है, कोटा में, कोटा जो आपका यूनिवर्सिटी है उसकी बात कर लें, ठीक है, और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी आप उदयपुर की बात कर लें, तो ये जो संस्थान है ये राज्य सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय हैं, इसलिए इन सभी का कुलाधिपति कौन होगा? राज्यपाल होगा दोस्तों। लेकिन वहीं हमारे यहां आपको पता है अजमेर में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित जो हमारे यहाँ स्थित है, तो उसके जो कुलाधिपति हैं वो कौन हैं? वो भारत के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि वो कौन सा विश्वविद्यालय है? केंद्रीय विश्वविद्यालय, अर्थात उसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की गई है दोस्तों। ठीक है, यहां से आपका उम्मीद करता हूं थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम बात करते हैं, देखिए इस अनुच्छेद को आप फटाफट से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलेंगे। अब देखो दोस्तों, अब आगे हम बात करेंगे, अनुच्छेद 52 हमारा कंप्लीट हो गया, पी से पावर, अर्थात हमारा जो अनुच्छेद 53 है, अनुच्छेद 53 वर्णन करता है संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति। अब ये संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या है? तो यहां हमारा अनुच्छेद 53 का पहली धारा दी गई है और इसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अब यहीं पे आपका, इसी में आपका जो बताया गया है अनुच्छेद 53 में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, 7 में, जिसका उपयोग स्वयं एवं अपने अधीनस्थ, देखो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति महोदय हैं, वे जो संघ की कार्यपालिका शक्तियां अनुच्छेद 53 में वर्णित है उनका प्रयोग स्वयं भी कर सकते हैं और इस संविधान के अंतर्गत जो सरकारी अधिकारी हैं उनके माध्यम से भी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां आपका अनुच्छेद 53 में साफ साफ लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो सवाल हमसे यही पूछा जाता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? भारत के राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति का उपयोग करते हैं भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, उनके अधीनस्थ अधिकारी, उपरोक्त दोनों, निम्न में से कोई नहीं, तो उपरोक्त दोनों। यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति स्वयं भी कर सकते हैं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी वो इस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। यहीं पे देखो दोस्तों, एक और इसी अनुच्छेद की जो धारा 2 है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 53 की धारा 2 क्या कहती है? तीनों सेनाओं का
सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होगा, जिसको आप कहते हैं तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो हम बात करें तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति के रूप में भारत के राष्ट्रपति कार्य करते हैं। इसका अर्थ यह हो गया, यहां दोस्तों नोट डाल के थोड़ा सा आप एक बात नोट कर लेना कि तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करेंगे, नियुक्ति भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति। ठीक है, तो तीनों सेनाओं के जो सेना अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। दोस्तों यहां पे आप ध्यान रखना, क्योंकि वर्तमान में भारत और चीन के मध्य जिस प्रकार का विवाद चल रहा है आप उससे परिचित हैं, और ऐसी परिस्थितियों में वो हमसे अनुच्छेद नहीं पूछकर कई बार सीधा सा सवाल पूछ लेता है कि थल सेना अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। हम कंफ्यूज में हो जाएंगे, तो याद रखो थल सेना हो, वायुसेना हो, नौसेना हो, जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं अलग अलग, उन सभी की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, और वर्तमान में जो चीफ ऑफ डिफेंस हैं, अर्थात तीनों सेनाओं के ऊपर एक और पद बनाया गया है, तो उसकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों ठीक है, तीनों सेनाओं के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, एक वीडियो के में पूरा अच्छे से काफ़ी डिस्क्राइब रूप से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमें समझने वाली चीज़ यही है, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में कौन काम करता है, राष्ट्रपति। इसलिए तीनों सेनाओं के सर्वोच्च जो सेनापति होते हैं, हम बात करें तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति करेंगे। दोस्तों ठीक है, क्लियर है आपका यहाँ तक। तो देखो दोस्तों, ये हमारा अनुच्छेद 53 है, तुरंत प्रभाव से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। अब देखो दोस्तों, अनुच्छेद 53 आपका कंप्लीट हो गया। अनुच्छेद 54 इलेक्शन, यानी कि अनुच्छेद 54 का अर्थ यहां पर यह है, अनुच्छेद 54 में जिस बात का उल्लेख किया गया है वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन। किसका उल्लेख किया गया है, निर्वाचन, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि निर्वाचक मंडल, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। अर्थात अनुच्छेद 54 का अर्थ यही है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। अब कौन कौन भाग लेगा, तो देखो दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में सबसे पहले भाग लेते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य। कौन भाग लेंगे, संसद के निर्वाचित सदस्य। नंबर 2 भाग लेंगे राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। पूरा लिखें, राज्यों की विधानसभाओं के ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इन राज्यों की विधानसभाओं के साथ यहां पर केंद्र शासित, जिनको आप क्या कहते हैं, संघ शासित, संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो संघ शासित प्रदेशों में यदि हम बात करें तो हमारे दिल्ली व पुदुचेरी, ये 2 संघ शासित प्रदेश थे जो पहले भाग लेते थे। पहले की बात कर रहा हूं मैं, वर्तमान में आपका 3 आएगा, जम्मू कश्मीर भी यहां पर ऐड हो जाएगा, लेकिन यहां मैं इसको अलग से लिख रहा हूं क्योंकि ये मूल संविधान में उल्लेखित नहीं था कि संघ शासित प्रदेशों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अर्थात ये हमने बाद में संविधान में प्रावधान किया, बाद में किया,
तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ा, संविधान में संशोधन करना पड़ा, संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ा। और कौन सा अमेंडमेंट किया दोस्तों हमने किया 70वां संविधान संशोधन। 70वां संविधान संशोधन 1992 में किया दोस्तों। यानी कि 1992 में पहली बार हमने अमेंडमेंट किया और दिल्ली व पुडुचेरी जो संघ शासित प्रदेश थे इनकी विधानसभाओं के सदस्यों को, किसको, दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्यों को परमिशन मिली किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की। लेकिन दोस्तों इसी 1995 में संविधान में जोड़ा गया। यानी कि हमने संशोधन तो कब कर दिया, 1992 में, लेकिन उसको संविधान में कब जोड़ा हमने, 1995 में। तो बेसिक सी बात है, जब हमने 1995 में जोड़ा तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग इन्होंने पहली बार कब लिया। तो देखो दोस्तों यहां आप इसको थोड़ा सा नोट डालकर आप लिख लेना, अलग से इधर बता रहा हूं, ठीक है। यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी ने सर्वप्रथम 1997 में जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे उसमें भाग लिया था। और 1997 में आपको पता है KR नारायणन जी के जो है इलेक्शंस हुए थे, क्योंकि शंकर दयाल शर्मा 1992 में इलेक्शन संपन्न हुए, वह राष्ट्रपति बने। उसके बाद में 1997 में अर्थात 1997 में पहली बार दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया था। और यह हमारे सवाल बनना इस बार लगभग है, प्रबल है, तय है, क्योंकि इस बार एक नए संघ शासित प्रदेश का निर्माण हुआ है। एक नहीं बल्कि दो, कौन कौन से, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा कौन सा है, लद्दाख। तो इसीलिए यह हमारे लिए चर्चा का विषय बन जाता है दोस्तों। इसीलिए मैंने इसको अच्छे से बताया। कौन सा संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे परमिशन मिली, किसको, दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किसके चुनाव में भाग लेने की, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की। पहली बार कब इन्होंने मतदान किया, कब भाग लिया, तो 1997 में भाग लिया। तो आपसे सीधा वो यही सवाल पूछेगा कि दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभाओं के सदस्यों ने सबसे पहले राष्ट्रपति के चुनाव में कब भाग लिया, तो 1997 आपका आंसर राइट होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब अगर वो आपसे पूछ ले, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि वर्तमान में, मैं बात करूं वर्तमान में, कि वर्तमान में कितने संघ शासित प्रदेश के जो निर्वाचित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो कितनों के हैं, 3 के। कौन कौन से भाग लेंगे, तो आप लिख लेना। पहला तो है दिल्ली, ठीक है, दूसरा है पुडुचेरी और तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर। देखो दोस्तों, लद्दाख में विधानसभा का सृजन नहीं किया गया है, अर्थात लद्दाख के अंदर विधानसभा विद्यमान नहीं है। विधानसभा केवल कहां विद्यमान है, विधानसभा केवल जम्मू कश्मीर में विद्यमान है। इसलिए तीसरा कौन सा जुड़ेगा, जम्मू कश्मीर। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है, इस प्रकार का सवाल अब आपसे पूछा जाएगा। अर्थात कौन शामिल होता है, यदि हमने ये याद कर लिया तो इसके अतिरिक्त जितने भी बसते हैं वे सभी क्या करेंगे, भाग नहीं लेंगे। बेसिक सी बात है, उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में, या निर्वाचक मंडल, अर्थात निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं। देखो, संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संघ शासित प्रदेश कौन कौन से, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ये तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बनते हैं। संसद, देखो मैं थोड़ा सा, अगर आपने लिख लिया हो तो मैं इधर बात करता हूं। देखो, संसद के निर्वाचित सदस्य, अब यहां अगर उसने आपसे संख्या में पूछ लिया तो देखो, यहां पे वो आपसे संख्या में पूछ सकता है, दिल्ली में पूछ सकता है, पुडुचेरी में पूछ सकता है, जम्मू कश्मीर में पूछ सकता है, ठीक है।
इनका थोड़ा समझ में आएगा क्योंकि ये नई जो नई विधानसभाएं बनी हैं, तो यहाँ पूछ सकता है, हम बात करेंगे। लेकिन संसद सदस्य तो वो डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि बच्चे को अगर ये भी नहीं पता, क्योंकि एग्जामिनर बहुत सिंपल सवाल देता है लेकिन हम उस सवाल की तह तक नहीं पहुंच पाते। ये कह रहा संसद के निर्वाचित सदस्य, तो मैं बात करूं संसद में कौन कौन शामिल होता है, यदि मैं आपसे पूछना चाहूं तो आप मुझे बताइए। संसद में आप कहेंगे, जिन्होंने पढ़ रखा है वो कहेंगे सर एक तो राज्यसभा है और दूसरा है लोकसभा। बिल्कुल सही है आपकी बात। तो राज्यसभा से कितने निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे? तो राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे 233। लोकसभा से कितने लेंगे? तो यदि मैं बात करूं तो लोकसभा से वर्तमान में कितने भाग लेते हैं? 543। अर्थात यदि हम दोनों का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो दोनों का टोटल हो जाएगा 776। 3 3 6, 4 3 7 और 5 और 2 7, यानी कि 776 सदस्य। अब आप उसे वो सीधा संख्या में पूछ लिया, उसने आपसे सीधा सा सवाल बनाएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के कितने सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल यहां से वो बना सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा से कितने सदस्य भाग लेते हैं? 233। लोकसभा से कितने सदस्य भाग लेते हैं? 543। आ गया समझ में? देखो दोस्तों, इस प्रकार के सवाल भी एग्जाम्स में बहुत सी बार पूछे गए हैं और बहुत सी बार बने हैं। लेकिन शायद अगर आपने पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हम जब बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं तो हम कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ें ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे और सवाल कैसा भी आपसे एग्जामिनर पूछे आप उसका आंसर देने में सक्षम हो। क्योंकि आजकल जो सवाल बनते हैं वो सीधा कहते हैं उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आपसे सीधा ही पूछ लेगा संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के 245 सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा के 543 सदस्य भाग लेते हैं, और दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। तो इसमें से अब कौन सा गलत है? हमने राज्यसभा के 245 सदस्य काउंट कर लिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपको माइनर मिस्टेक्स इस प्रकार के आपको नहीं करनी है, और हम इस प्रकार की जो है हम एक तरीके से प्रश्नोत्तरी भी आपके लिए लेकर आएंगे। एक बार हम हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लें तो उसके बाद में हम इस प्रश्नोत्तरी पे भी चर्चा करेंगे, यानी कि जिस प्रकार के सवाल मैं आपको बोलकर सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसी प्रकार के सवाल लेकर आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा और एक एक सवाल पर अच्छे से चर्चा करेंगे, जिससे आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर होंगे। दोस्तों, मेरा उद्देश्य आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर करना है, क्योंकि दोस्तों मकान की नींव जितनी मजबूत होगी बिल्डिंग उतनी ही ऊंची बन सकती है, और यदि आपकी नींव ही कमज़ोर रह गई तो बिल्डिंग मजबूत नहीं बनेगी। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूं आपका यहां से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इस प्रकार के जो भी सवाल बनेंगे आप उन्हें एनालिसिस कर सकते हैं और उनके आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है। जैसे अब इन बात करें दिल्ली से, तो दिल्ली से अपने कितने हैं? हम बात करें तो दिल्ली से 70 जो विधानसभा के सदस्य हैं। पुडुचेरी से कितने हैं? 30 हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण अभी किया जा रहा है, तो एक बार ये पूरा अभी हो गया है हालांकि, लेकिन दोबारा इसमें सरकार का अभी संशोधन है। केंद्र सरकार का कहना है, मानना है कि अभी संशोधन होगा, तो इसमें संशोधन के पश्चात आपके जम्मू कश्मीर के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपका संशोधन के पश्चात जो सीटें निकल कर आएगी उन पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कहाँ से कितने सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं इसे, आप तुरंत प्रभाव से इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ताकि मैं इसे मिटा दूं। तो देखो दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूं, फिर हम, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, इसी में राजस्थान से जो सवाल बनते हैं उन पर हम पहले चर्चा करते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर राजस्थान से यहां कौन से सवाल बनते हैं? देखो दोस्तों, बिल्कुल बनते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और जिन्होंने जेल प्रहरी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पुराने जो पेपर्स, पुराने एग्जाम्स जिन्होंने दिए हैं, उनको पता है यहां से सवाल सीधा ऐसा कैसा पुट होता है, ठीक है।
पटवारी का एग्जाम जिन्होंने दिया है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, आप जिसका भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपसे सीधे सवाल यहां से पूछे जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का टॉपिक रिट में भी है, पटवारी में भी है, पुलिस कांस्टेबल में भी है। आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर लो, आपको हमेशा संघ सरकार, राज्य सरकार आपको मिलेगी मिलेगी। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कॉमन टॉपिक है दोस्तों। अब देखो यहां पे नोट डाल के हम बात करेंगे, क्योंकि हम कहां बात कर रहे हैं, इस अनुच्छेद के अतिरिक्त, इसी अनुच्छेद से संबंधित बात कर रहे हैं। अब आपसे पूछ ले, पहली बात तो ये कि राजस्थान से राष्ट्रपति के निर्वाचन में कितने सदस्य भाग लेते हैं? तो बताओ दोस्तों, कितने सदस्य भाग लेंगे? आंसर्स। अब देखो, जिसके दिमाग में आया, जिन्होंने कहा कि साहब 200 सदस्य, बहुत अच्छी बात है। किसी के 200 से कम आंसर आया, उसका भी गलत है। जिसका 200 से अधिक आया, उसका सही हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो इसका सही है वो है 235। 235। आप कहेंगे सर 235 कैसे? आइए इसका विश्लेषण करते हैं। देखो, राजस्थान से मैं बात कहां से कर रहा हूं, राजस्थान से। तो राजस्थान की विधानसभा के कितने निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे? राजस्थान विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। और आपको पता है हमारे यहां पर विधानसभा के लिए कितने सदस्यों का चुनाव होता है? 200 का। यानी कि हमारे यहां विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 200। और हमारे यहां पर टोटल कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं है, हमारे यहां सभी कौन से हैं? निर्वाचित सदस्य। तो टोटल कितने सदस्य भाग लेंगे? 200 सदस्य भाग लेंगे। अब इसी के साथ यदि मैं बात करूं आगे, तो हमारे यहां से लोकसभा के सदस्य भी तो भाग लेते हैं। राजस्थान से लोकसभा के कितने सदस्य भाग लेते हैं? तो आपको याद आया, हमारे यहां लोकसभा की सीटें कितनी है राजस्थान में? 25। इसी प्रकार आपकी जो है राज्यसभा के कितने सदस्य भाग लेते हैं? तो राज्यसभा के जो सदस्य भाग लेते हैं वो है हमारे यहां पर 10। तो तीनों को जब हम काउंट करते हैं, टोटल कितने हो गए? 235। इस प्रकार के सवालों में दोस्तों हम माइनर मिस्टेक, छोटी छोटी गलतियां करते जाते हैं, और हमें ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपका कंसेप्ट यहां से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये सवाल आपका क्लियर हो गया। इसी के साथ, इसी नोट में हम आगे बात करेंगे इसी अनुच्छेद से संबंधित कुछ अन्य प्रावधानों की। देखो, अब यहां देखो दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। कोई भी मतलब कैसे? देखो, इसके लिए कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिस प्रोसीजर को फॉलो करने में काफी दिक्कत होती है। कैसे? देखो, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है। इसी के साथ आपके जो अनुमोदक हैं वो भी कितने होंगे? 50। अब आप बात करेंगे सर ये प्रस्तावक और अनुमोदक क्या है, और इनका हमसे क्या लेना है, और राष्ट्रपति से क्या लेना है? देखो दोस्तों, यानी कि जब भी राष्ट्रपति अपना नामांकन भरेंगे, राष्ट्रपति अपना नामांकन भरते हैं कि साहब मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो उसके लिए ये जो 50 प्रस्तावक हैं, ये 50 प्रस्तावक हमारी जो संसद है उस संसद के सदस्य, अर्थात लोकसभा के सदस्य भी हो सकते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं। तो लोकसभा के भी सांसद होते हैं और राज्यसभा के भी सांसद होते हैं। दोनों के मिला के भी 50 हो सकते हैं या अलग अलग रूप से भी 50 हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। भले एक सदन के 50 सदस्य इस रूप में क्या है, एक प्रस्ताव पेश करते हैं, यानी कि जिस राष्ट्रपति को कैंडिडेट के तौर पे खड़ा किया जाता है तो उनके नाम के तौर पर एक प्रस्ताव लेकर आया जाता है कि साहब हम इनका नाम प्रस्तावित करते हैं। हम कोई भी चीज, हम किसी को क्या कहते हैं, आप कहते हो कि साहब कई बार कहीं आपने जब छोटे मोटे जो हम कहें जॉब लेने जाते हैं तो हम हमारा रेफरेंस लगाते हैं, साहब मैं उनका रिश्तेदार हूं, ठीक है, या किसी से हम फोन करवाते हैं,
करवाते नहीं करवाते हैं। तो एक बात यहां भी यही है, यानी कि ये 50 लोग ये कहते हैं कि साहब हम ये चाहते हैं कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, ठीक है। इसी के बाद में 50 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है, अर्थात 50 लोग ये कहें कि हाँ साहब बिल्कुल ये व्यक्ति चुनाव लड़े, हम भी यही चाहते हैं। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की यहां पर बात की गई है, यानी कि 50 सांसद किसी भी व्यक्ति के नाम को जो है उस प्रस्तावित कर सकते हैं कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, और 50 व्यक्ति उस पर अनुमोदन कर सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो लोग नए हैं उनको बता दूं, 1997 से पहले ये संख्या कम थी, अर्थात 1997 के बाद में 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावकों की संख्या निर्धारित की गई है। अब एक और चीज, यहां से यदि मान लो किसी व्यक्ति का नाम प्रस्तावित भी हो गया और अनुमोदक भी हो गया, अब राष्ट्रपति ने अपना नामांकन भर दिया, तो याद रखना दोस्तों, राष्ट्रपति जब अपना नामांकन भरता है तो उस नामांकन के साथ उसे जमानत राशि भी जमा करानी पड़ती है। चुनाव लड़ने के लिए एक न्यूनतम जमानत राशि का जो है निर्धारण किया गया है, और यहां पर राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी है, 15,000 रुपए यहां पर निर्धारित की गई है। 15,000 रुपए निर्धारित की गई है। यह कहां जमा होगी, तो दोस्तों यह जमा होगी आरबीआई में, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो राष्ट्रपति की जो जमानत राशि है उसे जमा किया जाता है। अब यदि राष्ट्रपति, याद रखना दोस्तों, राष्ट्रपति ने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद यदि राष्ट्रपति को कुल वैध मतों का 1/6% मत प्राप्त नहीं होते हैं, यदि किसी राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति ने चुनाव लड़ा राष्ट्रपति का, उसे जो इतने वोट डाले गए उन वोटों का 1/6% अगर उसे प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। ठीक है, देखो दोस्तों, आपने गांव में पंच सरपंच देखे होंगे, एमएलए के इलेक्शंस देखे होंगे, तो इनके भी नाम प्रस्तावित किए जाते हैं गांव के उस मतदाता सूची में पंजीकृत लोगों के द्वारा। सेम ऐसा ही प्रोसेस भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में है, ज्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं है। वहां पे भी जमानत राशि का प्रावधान है, यहां पर भी जमानत राशि का प्रावधान है। वहां पे भी न्यूनतम वैध मत प्राप्त नहीं करने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है और यहां पर भी जब्त हो जाती है। तो आपके आसपास में यदि सरपंच का चुनाव लड़ा हो किसी ने, आपने सुना हो, तो आप पूछना उनसे, आपके ज्यादा बेहतर जो कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने प्रयास किया कि आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ सके, यानी कि प्राप्त नहीं होने पर क्या होगा, जमानत राशि जब्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब एक और चीज, ये 15,000 की राशि, ये सारे प्रावधान कब से किए गए, 1997 से। इससे पहले ये राशि भी कम थी और ये प्रस्तावक और अनुमोदक भी कम थे, लेकिन आपसे इतना डिटेल में वो नहीं पूछेगा। वो सीधा पूछेगा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कितने प्रस्तावक होंगे, 50, कितने अनुमोदक होंगे, 50, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कितनी जमानत राशि का प्रावधान किया गया है, 15,000 का। राष्ट्रपति की जमानत राशि कहां जमा होगी, तो आरबीआई में। ठीक है, कितने राष्ट्रपति द्वारा कुल वैध मतों का कितने प्रतिशत मत प्राप्त नहीं करने पर जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, तो 1/6 आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यहां से सारी चीजें समझ में आई होगी। तो तुरंत प्रभाव से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसे मिटा दूं और आगे हम बात करें दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अगर वो आपसे यहां सवाल पूछ लेता है इसी अनुच्छेद में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग नहीं लेता है, तो अभी तक तो हमने जो चीज पढ़ी, आपको याद करने का सबसे सरल तरीका मैंने बताया कि भाई कौन कौन भाग लेता है। संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य। अब यहां पे कौन भाग नहीं लेता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है, तो ये भी आप नोट में लिख लेना।
क्योंकि जो लोग पहली बार पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, पहली बार राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, उनको ये चीज समझने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है कि साहब इन्होंने तो भाग ले लिया, बाकी कौन बच गए। तो उनके बारे में मैं बता देता हूं, जिससे आपके यहां से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले हमने बात की थी, किसकी की थी वहां पर, संसद की। तो यहां पे भी हम किसकी करेंगे, संसद की। संसद के कौन से सदस्य होंगे, तो संसद के मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। फिर इसी प्रकार राज्य विधानसभाओं के भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, ये भी भाग नहीं लेंगे। इसी प्रकार यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके ऑप्शन में ज्यादातर आपको देखने को मिलता है, राज्य विधान परिषद। यानी कि जो राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, अब राज्य विधान परिषद के सदस्य कौन कौन से होते हैं, दोनों, यानी कि निर्वाचित व मनोनीत, दोनों ही भाग नहीं लेते। अब आपको सब विधानसभा विधान परिषद, देखो जैसे हमने बात की थी कि संसद के दो अंग होते हैं, एक तो होता राज्यसभा और एक होता लोकसभा। इसी प्रकार हमारे यहां प्रत्येक राज्य में विधानमंडल का प्रावधान है। किसका प्रावधान है, विधानमंडल का। और विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक तो होता है विधान सभा और एक होता है विधान परिषद। तो यहां तो दोनों के भाग लेते हैं, लेकिन विधानमंडल में केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। यानी कि विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे और विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही प्रकार के भाग नहीं लेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में एग्जामिनर हमसे सवाल पूछता है, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है। नंबर 1 संसद के निर्वाचित सदस्य, नंबर 2 राज्यों विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, नंबर 3 संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, नंबर 4 राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो आपका नंबर 4 ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अर्थात आपका ये नंबर 4 वाला आंसर यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि ये भाग नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि आपके सामने सारे कैसे लिखे हुए आएंगे, निर्वाचित निर्वाचित निर्वाचित, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सर ने क्या कहा था, मनोनीत मनोनीत मनोनीत। ठीक है, तो विधानसभा के तो निर्वाचित होंगे और विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग नहीं लेंगे। और विधानसभा के कौन सदस्य लेंगे, निर्वाचित सदस्य। कौन सदस्य नहीं लेंगे, मनोनीत सदस्य। इसी प्रकार नंबर 4 वगैरह बात करें आप, तो आपके जो संघ शासित प्रदेश हैं, ठीक है, संघ शासित प्रदेश जो आपकी दिल्ली, जम्मू कश्मीर और जो आपका पुडुचेरी है, उनके क्या हैं, विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। कौन से सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे दोस्तों। तो आपको यहां से एकदम क्लियर हो गया होगा कौन भाग लेगा, कौन भाग नहीं लेगा। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ सकूं। अब देखो दोस्तों, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 55 की। और अनुच्छेद 55 पी से प्रोसेस, अर्थात
राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, या जिसको हम रीति भी कहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात कर लो आप, प्रक्रिया कहो, प्रोसेस कहो, ठीक है। इसी में हम बात करेंगे यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया से होगा। तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसको हम कहते हैं, जिस प्रक्रिया से होता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली। तो देखो दोस्तों, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली के आधार पर होता है। ये क्या होता है, इसमें किस प्रकार से इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं। तो देखो दोस्तों, इस प्रक्रिया में प्रत्येक सदस्य का एक मत मूल्य होता है। अब मत मूल्य कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम यहां पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। देखो, इसमें कुछ सूत्र हैं। जैसे मैं बात करूं सूत्र 1, पहला क्या है? पहला, यदि हमें मान लो प्रत्येक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि हम बात कर लें, मान लो हमें राजस्थान की जो विधानसभा है उस राजस्थान का जो प्रत्येक एमएलए है, अर्थात हमारा जो प्रत्येक विधायक है उसका मत मूल्य कितना होगा। उसका अर्थ यही है प्रत्येक विधानसभा के जो सदस्य का मत मूल्य कितना है, यानी कि एक सदस्य का मत मूल्य कितना है, एक विधायक का मत मूल्य कितना है। तो इसका सूत्र है, पहला तो है राज्य की कुल जनसंख्या, देखो दोस्तों ऊपर क्या है, जनसंख्या बटा, तो बटा में हम बात करें संबंधित राज्य की संबंधित राज्य के निर्वाचित संबंधित राज्य के निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की संख्या। एक बात याद रखना, यहां जो राज्य की विधानसभा है उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या, क्योंकि मनोनीत सदस्य तो भाग लेते ही नहीं है। तो संबंधित राज्य के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, कुल अर्थात टोटल कितनी हमारी 200। अब इसमें भी क्या करना है, भाग चिन्ह देना है किसका, 1000 का। उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा वो एक जो हमारा एमएलए, हम बात करें एक विधायक जो है उसका मत मूल्य निकल कर आएगा। और ऐसा दोस्तों यदि हम राजस्थान की संदर्भ में बात करें तो हमारे राजस्थान में वर्तमान में यदि हम बात करें तो हमारे राजस्थान के प्रत्येक विधायक का मत मूल्य 129 है। कितना है, 129। इसका कारण मैं भी वो भी बताऊंगा आपको। देखो यहां पे भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में 1971 की जनगणना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में 1971 की जनगणना के आंकड़े प्रयोग में लिए जाते हैं।
अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सी 1971 की जनगणना के आंकड़े प्रयोग में लिए जाते हैं? आपसे कई बार सीधा सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस जनसंख्या वर्ष को आधार वर्ष माना है, किसको माना है? 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों को आधार वर्ष माना गया है। अर्थात हमारे जो राजस्थान के विधायकों का यानी कि प्रत्येक विधायक का जो मत मूल्य निकाला गया है वो 1971 की जनगणना के आधार पर ही निकाला गया है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम यहां बात करते हैं ये प्रावधान कब किया। तो देखो दोस्तों, ये जो प्रावधान किया गया ये 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। और साथ ही कब तक ये आंकड़े काम में ले जाएंगे, तो यहां पर यह भी प्रावधान किया गया है कि 2026 के पश्चात जब तक नए आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, नए आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं। अब नए आंकड़े प्रकाशित कब होंगे? 2026 के बाद में। आपको पता है जनगणना प्रत्येक 30 वर्ष पर होती है, अर्थात 2031 की जो जनगणना होगी, 2031 की जनगणना के जब आंकड़े प्रकाशित होंगे तब उसके पश्चात 2031 की जनसंख्या के आधार पर ये जो मत मूल्य निकाला जाएगा। लेकिन तब तक हमने 2026 तक निर्धारित कर दिया। अर्थात अब आपसे सवाल बनता है कि राष्ट्रपति की जनसंख्या का आधार वर्ष किस वर्ष तक यही रहेगा? 2026 तक। या ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की जनसंख्या के आंकड़े किस वर्ष तक परिवर्तित नहीं किए जाएंगे? 2021 तक। ठीक है, इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाता है। और आपसे सीधा सवाल पूछ लेता है कि राष्ट्रपति की जनसंख्या के आंकड़ों का आधार वर्ष 1971 होगा। यह प्रावधान किया गया 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी, तो आप इसे उतार लीजिए तुरंत प्रभाव से। ठीक है, ताकि मैं आपको थोड़ा सा यहां पर मिटा सकूं और नई चीज आपको पढ़ा सकूं इसी के दौरान। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट आपने? अब यदि हमने विधायक का मत मूल्य निकाला, तो अब हमारे जो सवाल बनते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक, ये नोट डाल के लिखना, ठीक है, वो सारी चीजें तो संविधान में लिखी हुई थी, ये नहीं लिखी हुई यहां पर। यानी कि हम बात करें सर्वाधिक मत मूल्य किस राज्य के विधायक का है, तो वो है आपका कहां का है दोस्तों? यूपी। और न्यूनतम मत मूल्य कहां का है? तो वो कौन सा है दोस्तों आपका? सिक्किम। इसी के बाद यदि हम बात करें राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य है, तो ये कितना बताया मैंने दोस्तों आपको? 129 मैंने आपको बताया है। आपको ये विशेष तौर पर आपको यहां से इसको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो फटाफट से आप इसको उतार लीजिए। सर्वाधिक कहां का मत मूल्य है? यूपी का। अच्छा, कितना है? 208। न्यूनतम कहां का है? सिक्किम का। कितना है? 7। ठीक है, तो आपको यहां से क्लियर हो गया नोट के माध्यम से। वो कई बार पूछ लेता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सर्वाधिक मत मूल्य किस विधानसभा सदस्य का है? उत्तर प्रदेश का। कितना है? 208।
और न्यूनतम सिक्किम का कितना है 7। ठीक है, क्लियर है। तो आप इसको फटाफट से उतार लीजिए ताकि हम अगला जो हमारा सूत्र है उसके बारे में हम बात अब करेंगे। देखो दोस्तों, यहां पर हमारा अगला जो सूत्र है उसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 2 सूत्र जिसकी हम बात करें कौन सा वाला है, क्योंकि हमने अभी विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य निकाला और हमने बात की अभी हमारे भाग कौन लेते हैं, संसद के सदस्य। तो संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य। अब दोस्तों इसमें क्या है, मैं आपको सीधा सा बताऊं तो यहां पे ऊपर जो आएगा, इधर लिख देता हूं, सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का मत मूल्य और बटा निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग। ठीक है, और बटा क्या आएगा, संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो आपको यहां से ये ज्ञात हो गया। देखो, पहला हमारा जो फॉर्मूला था जिसमें हमने बात की थी कि प्रत्येक विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य, उसके लिए हमने पहले राज्य की जनसंख्या ली और बटा उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को लिया, फिर उसमें हमने 1000 का भाग दिया, तब जाकर प्रत्येक विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य निकला। अब हम क्या कर रहे हैं कि जितना हमने, मान लीजिए हमने एक सदस्य का निकाला, अर्थात हमने राजस्थान का हम बात कर ले, मान लो तो हमने 129 एक सदस्य का निकाला, हम इनटू इसको कितना करेंगे 200 से, टोटल कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, यानी कि राजस्थान के जितने सदस्य हैं उनका हो गया। इसी प्रकार प्रत्येक विधानसभा के सदस्यों का जो टोटल मत मूल्य हम निकाल लेंगे और उसको ऐड करके यहां पर रख देंगे। ठीक है, अब उसमें किसका भाग देंगे, संसद के निर्वाचित सदस्य कितने हैं, यानी कि 776 का भाग देंगे। तो इस प्रकार जब हम यहां पर ये भाग देते हैं तो हम बात करें जो हमारे संसद के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य निकल के आता है तो वो लगभग आपका 708 निकल के आता है। कितना आता है कि संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य कितना होगा, तो हम बात करें लगभग 708। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। देखो थोड़ा बोरिंग जरूर है लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि ये कंसेप्ट वाली चीजें हैं, यदि आप इन्हें नहीं समझेंगे तो आगे काम नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, अब इसको मिटा दिया जाए। देखो दोस्तों, यहां पर एक और बात बताई गई है इसी अनुच्छेद में, यानी कि हम बात करें अब जिस राष्ट्रपति ने चुनाव लड़ा है, यानी कि जो राष्ट्रपति के रूप में नामांकन दाखिल किया, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ, वो व्यक्ति विजेता कब होगा, उसे कितने मत प्राप्त होने चाहिए कि वो विजेता हो, यानी कि आधे से अधिक, याद रखना, यानी कि उसे 50% प्लस 1 मत प्राप्त होना आवश्यक है। यदि उसे कुल जो उसके मत होंगे, कुल वैध मतों का हम बात करें, यानी कि कोई भी राष्ट्रपति विजेता कब होगा, जब उसे कुल वैध मतों का 50% 1 मत, यानी कि
कुल वैध मतों का आधे से अधिक, आधे से अधिक मत प्राप्त होने पर। अब मान लो उसे आधे से अधिक मत प्राप्त नहीं हुए तो वो विजेता नहीं होगा। फिर यहां पर दूसरे चरण की मतगणना होती है। अब आप कहेंगे सर ये दूसरे चरण की मतगणना क्या है? देखो दोस्तों, इसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, लगभग आधा घंटा इस पूरी प्रक्रिया को समझने में लगेगा। तो उस पर मैं कोशिश करूंगा आपको शॉर्ट टाइम में 5 से 10 मिनट में उसको समझा के अलग से एक वीडियो बनाऊं। लेकिन अगर आप उसे डिटेल में समझेंगे तो उसे आधा घंटा आपको लगेगा। तो इसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं आपको सीधा राजस्थान पुलिस के हिसाब से जो सवाल बनता है उसकी मैं अगर बात करूँ तो मैं सीधा बता दूँ। यहाँ पे आप नोट डाल के लिख लेना, क्योंकि कई बार सवाल पूछा जाता है कि द्वितीय चरण की मतगणना, मतगणना के पश्चात विजेता या पश्चात बनने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, एकमात्र का मतलब अभी तक केवल एक ही बार द्वितीय चरण की मतगणना के आधार पर कोई राष्ट्रपति बना है। एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो ये आपके हैं दोस्तों वी गिरी, ठीक है। क्या है? वी गिरी, बीवी गिरी नहीं है, ठीक है। क्या है? वी गिरी, आप इसको याद रख सकते हैं, बीवी गिरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो दोस्तों, आपके सामने ये अनुच्छेद 55 तक का आज का हमारा प्रोसेस पूरा हो गया। कक्षा काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम कल की क्लास में इसके ऊपर और भी आपके जो आगे के जो प्रावधान हैं उनके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा। देखो दोस्तों, एक एक चीज़ को कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ना जरूरी है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, उन पर कमेंट करें, तथा साथ ही हमारे द्वारा जो आपको वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनके नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।